पदार्थ के बारे में जो पढ़ रहे थे, उस पदार्थ की अवस्था में मुख्य रूप से जो 3 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस, उसके बारे में देख लिए, पढ़ लिए। और पदार्थ की एक चौथी अवस्था थी प्लाज्मा अवस्था, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। आज थोड़ा सा हम लोग को देखना है पदार्थ की जो 5वीं अवस्था प्राप्त हुई उसके बारे में। पदार्थ की जो 5वीं अवस्था प्राप्त हुई है, उस अवस्था का नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। पदार्थ की 5वीं अवस्था, इसका प्रचलन 1920 ईस्वी के समय में हुआ था, लगभग 1920 में। और इस अवस्था की खोज एक भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस थे और एक जर्मन के वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। वे दोनों व्यक्ति ने मिल करके पदार्थ की यह 5वीं अवस्था की खोज की। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था है, जो सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उनके नामों पर रखा गया और अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उनके नामों पर रखा गया। और ये कंडेंसेट जो होता है, यह अवस्था जो प्राप्त किया है, गैस पदार्थ की जो तीसरी अवस्था गैस होता है, उस गैस को अति निम्न ताप, बोले तो बहुत ही कम ताप पर उसे शीतलित करके, ठंडा करके, और शीतलित करने की जो क्रिया होती है वह कहलाता है संघनन। संघनन की क्रिया करके हम लोग कह सकते हैं कि संघनित करके गैस को बहुत ही कम ताप पर संघनित करके यह पदार्थ की 5वां अवस्था प्राप्त किया गया। संघनन को हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। गैस जो था पदार्थ की तीसरी अवस्था जो गैस है, इस गैस को क्या किया गया, बहुत ही कम ताप, और बहुत ही कम ताप कितना, -273 डिग्री सी, -273 डिग्री सी तापमान पर उसे शीतलित किया गया, संघनित किया गया। संघनित करने के बाद पदार्थ की यह 5वीं अवस्था प्राप्त हुई। अच्छा, इसे हम लोग कभी कभी एग्जाम में सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में नहीं देता है, तो हम लोग जानेंगे कि 0 केल्विन पे 273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन के तापमान पर गैस को संघनित करके पदार्थ की यह 5वीं अवस्था प्राप्त किया गया। कंडेंसेशन जो बताया, कंडेंसेशन का मतलब होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। संघनन, संघनन बोले तो संघनित करके, वही कंडेंसेशन से एक शब्द ले लिया गया, कंडेंसेट। और सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उनके नाम में एक लेटर उनके नाम से ले लिया गया, बोस। अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से ले लिया गया, आइंस्टीन। और कंडेंसेशन जो अभिक्रिया थी, जो किया गया, जो क्रिया हुई कंडेंसेशन की, वहां से ले लिया गया कंडेंसेट। तो यह पदार्थ की 5वीं अवस्था प्राप्त हो गई, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हम लोग को इसके बारे में अभी तक विशेष कोई जानकारी नहीं लेना है, बस इतना जानना है कि पदार्थ की एक नई अवस्था, 5वीं अवस्था की भी खोज हो गई और उस अवस्था का नाम हो गया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम लोग को पदार्थ के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेना है कि पदार्थ में परिवर्तन होता है। पदार्थ में परिवर्तन होता है, वह 2 प्रकार के होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरा में होता है, हम लोग जानेंगे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अभी हम लोग को देखना है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को थोड़ा सा देख लेना है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, और वैसा परिवर्तन जो पदार्थ परिवर्तन के बाद पुनः अपने फिर से पहले वाली अवस्था में, पहले वाले रूप में आ जाए, तो वह परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में है कि पदार्थ जब परिवर्तित हो गया तो फिर से वह अपने पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं आ सकता। तो जो पहले वाली अवस्था में, पूर्ववत अवस्था में नहीं आ पाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और जो परिवर्तन होने के बाद फिर से पहले वाली अवस्था में फिर से आ जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन भी कहा जाता है। अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन किस लिए कहा गया कि यह परिवर्तित होगा और फिर से अपने पहले वाले अवस्था में आ जाएगा। मतलब एक बार परिवर्तन होने के बाद वह परिवर्तित हो गया तो उसी अवस्था में नहीं रहेगा, यह फिर से पहले वाले अवस्था में आ जाएगा। इसलिए इसे हम लोग अस्थायी परिवर्तन कहते हैं।
लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है इसको हम लोग अस्थायी परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि यह एक बार जब परिवर्तित हो गया तो फिर से पहले वाली अवस्था में नहीं आएगा। पहले वाली अवस्था में नहीं आएगा तो हम लोग इसको कहेंगे अस्थायी परिवर्तन। अब इसका कुछ हम लोग को एग्जाम्पल देख लेना है, उदाहरण देख लेना है कि भौतिक परिवर्तन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है जो फिर से पहले वाली अवस्था में आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है जो परिवर्तन के बाद फिर से पहले वाली अवस्था में नहीं आ पाता है। यह दोनों के एग्जाम्पल देख लेना है। तो अभी भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो भौतिक परिवर्तन में हम लोग देख रहे हैं, जैसे हो गया विद्युत बल्ब का जलना। विद्युत बल्ब को जब हम लोग जलाते हैं तो एक बार स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलता है। जलने के बाद वो खत्म तो नहीं होता है, नष्ट तो नहीं होता है। हाँ, जलते समय उसकी अवस्था दूसरी होती है, उसका परिवर्तन हो गया, पदार्थ में की अवस्था में परिवर्तन हुआ। लेकिन जब बल्ब को ऑफ कर देते हैं तो फिर से वह पुनः अपने पहले वाली अवस्था में आ जाता है। तो विद्युत बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन हो गया। हम लोग कहते हैं क्या कि बर्फ से पानी का बनना, बर्फ से पानी का बनना। यदि बर्फ पानी बन जाएगा तो फिर उस पानी को हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीजिंग करके, मतलब जमा करके फिर से उसे बर्फ में ला सकते हैं। पानी को बर्फ बना देंगे, बर्फ को पानी बनेगा, पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से पानी बनेगा। तो यह परिवर्तन हम लोग कहेंगे यह भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे हो गया पानी का बर्फ बनना, या बर्फ से पानी बनना। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण हो गया बर्फ से पानी बनना या पानी से बर्फ बनना। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कहेंगे कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। जैसे कपूर का जलना, कपूर का जलना, कपूर का जलना। हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, आगे परिवर्तन में, अवस्था परिवर्तन में ही देखेंगे कि कपूर का जलना जो होता है यह एक ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहलाता है। ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया में क्या होता है कि ठोस पदार्थ सीधे गैस पदार्थ में, यानी कि ठोस अवस्था में जो रहता है, जो पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है वह सीधे परिणित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है गैस अवस्था में। फिर से उस गैस अवस्था को हम लोग सीधे ले आते हैं ठोस अवस्था में, तो वह घटना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। जल में हम लोग नमक मिला देते हैं, जल में चीनी मिला देते हैं, या जल में रेत बालू मिला देते हैं। ये तीनों मिलाने की जो क्रिया हुई, यह तीनों के तीनों मिलाने के बाद जो पदार्थ बनता है यह तीनों भौतिक परिवर्तन कहलाता है। हम लोग नमक और जल के मिश्रण को वाष्पीकरण विधि द्वारा क्या करेंगे, नमक को अलग कर लेंगे और जल को अलग कर लेंगे। उसी तरह नमक और चीनी के मिश्रण, जल और चीनी के मिश्रण को क्या करेंगे, वाष्पीकरण विधि द्वारा चीनी अलग और जल को अलग कर लेंगे। जल में क्या है, जल में रेत का मिलना, रेत बोले तो बालू। जल में यदि बालू को मिला दिया जाता है तो बालू को क्या करेंगे हम लोग, छानने की विधि द्वारा बालू को अलग कर लेंगे, जल को अलग कर लेंगे। बालू फिर से अपने पुनः पहले वाली अवस्था में आ जाएगा। तो हम लोग इसको कहेंगे क्या, यह हो गया भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है से शुष्क बर्फ का बनना। आगे हम लोग देखते हैं CO2 से शुष्क बर्फ का बनना, CO2 से शुष्क बर्फ का बनना, यह भी हम लोग देख लिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे हम लोग फिर से देखेंगे कपूर का जलना, कपूर का जलना। कपूर का जलना जो होता है एक विधि होती है अवस्था परिवर्तन में, ऊर्ध्वपातन विधि। तो ऊर्ध्वपातन विधि में कोई भी जो परिवर्तन होगा, ऊर्ध्वपातन विधि में जो भी परिवर्तन होगा, जो ठोस से डायरेक्ट गैस बनेगा या गैस से डायरेक्ट ठोस बनेगा, तो वह परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो हम लोग अभी देख लिए भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लिए, जैसे जल में नमक का घुल जाना, नमक का मिल जाना, जल में चीनी का मिल जाना, जल में रेत का मिल जाना। आगे देख लिए बर्फ का पानी बनना या पानी का बर्फ बनना, मोमबत्ती का पिघलना। उसके बाद आता है CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ का बनना, कपूर का जलना इत्यादि हम लोग देख लिए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण।
अब हम लोग को देखना है थोड़ा सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अभी हम लोग भौतिक परिवर्तन के उदाहरण को देख लिए, भौतिक परिवर्तन क्या है उसे देख लिए। अब थोड़ा सा जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जान लिए कि जो परिवर्तित होगा वह अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाएगा, पुनः अपने पहले वाली अवस्था में नहीं आएगा, तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे होता है क्या, सबसे पहले खूब पूछने वाला क्वेश्चन है, खूब बार बार पूछता है यह क्वेश्चन कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। जब मोमबत्ती को हम लोग जलाएंगे तो जलने के बाद वह तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, तो उसे में कोई अवशेष बचेगा ही नहीं, तो फिर से हम लोग उसे उसी अवस्था में कैसे प्राप्त करेंगे। तो मोमबत्ती का जलना, कभी कभी इसी जगह पे मोमबत्ती के जगह पर दे देगा अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, यह भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। या किसी भी प्रकार का ईंधन, लकड़ी का जलना हो, कपड़ा का जलना हो, मतलब किसी भी वस्तु का जलना जब आएगा कि कोई भी प्रकार का ईंधन हो, हम लोग एक ही वर्ड में जान लेते हैं किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के ईंधन, किसी भी प्रकार के ईंधन का जलना। जब हम लोग कोई भी वस्तु को जलाएंगे तो जलेगा, तो जलने के बाद तो उसका अवशेष जो प्राप्त होगा वो तो राख हो जाएगा, जल करके या तो कोई राख होगा या नहीं तो कोई खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वह बचेगा ही नहीं, तो फिर से उस के पहले वाले अवस्था में कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो किसी भी प्रकार के ईंधन का जलना हम लोग उसको कहेंगे क्या चीज, वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। हाँ, जलना में एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह भी पूछता है, बच्चे लोग जान जाते हैं कि कोई भी चीज जलेगा समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो फिर उसे पहले अवस्था में ला नहीं सकते। लेकिन इसमें दो बातें को आपको जलने वाला में दो बातें अपवाद समझ करके याद कर लेना है, जो कि अभी पीछे हम लोग भौतिक अवस्था में पढ़े थे। कपूर का जलना, कपूर का जलना चूंकि उधर्वपातन अभिक्रिया होती है, उधर्वपातन अभिक्रिया के तहत कपूर जलता है, कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन होगा। एक बात और याद कर लेंगे क्या, कि विद्युत बल्ब का जलना, जब विद्युत बल्ब जलता है तो जलते समय उसकी अवस्था परिवर्तन लगता है कि वह जल रहा है, लेकिन जलने के बाद पुनः वह पहले वाले अवस्था में आ जाता है। इसलिए विद्युत बल्ब का जलना और कपूर का जलना, ये दो बातें हम लोग को याद करना है जलने वाला में, कि वो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। बाकी कुछ भी रहेगा जलने वाला में हम लोग सीधे समझ लेंगे क्या, कि वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन में और खूब पूछता है, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। कभी कभी दे देता है मक्खन का खट्टा हो जाना, मक्खन का खट्टा हो जाना, मक्खन जब खट्टा हो जाएगा तो फिर से वह पहले वाले अवस्था में नहीं आएगा। दूध जब दही में परिवर्तित हो जाएगा तो फिर से वह दही दूध में पहले वाले अवस्था में नहीं आ पाएगा। उसके बाद और इसका एग्जाम्पल है, किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का किण्वन होना, किसी भी पदार्थ का किण्वन होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या हम लोग देखें कि जो परिवर्तित हो जाएगा तो पुनः पहले वाले अवस्था में नहीं आएगा। अब किसी भी पदार्थ का किण्वन होना, अब यहाँ हम लोग को समझना है कि किण्वन क्या होता है, क्या किण्वन होता है। साधारण भाषा में हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि किण्वन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ का सड़ जाना, जो सड़ जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, गल जाएगा, उसे तो हम लोग पूरा पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे देख लेते हैं हम लोग कभी कभी सब्जी को देख लेते हैं या कोई फल को देखते हैं कि ज़्यादा दिन हो जाने के बाद सड़ जाता है, सड़ गया तो क्या हुआ, पहले वाली अवस्था में शुद्ध फल के तरह तो नहीं आ पाएगा, तो वह हो गया रासायनिक परिवर्तन। आगे और महत्वपूर्ण है लोहे पर जंग लगना, बहुत महत्वपूर्ण, यह बार बार किसी परीक्षा में पूछा जाता है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके आगे और अब तो और नई नई बातें पूछा जाने लगा है, महत्वपूर्ण बातें। जैसे हम लोग पहले से जानते हैं कि सोडियम को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, सोडियम को किरासन तेल में रखा जाता है। ऐसे वायु के संपर्क में आने के बाद, जल के संपर्क में आने के बाद सोडियम क्या होता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो जल जाता है। तो सोडियम को हम लोग कहाँ रखेंगे, सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। लेकिन यदि सोडियम को पानी में रख देना, सोडियम को जल में रख देना, क्वेश्चन अब नया में यह इस टाइप से पूछता है कि सोडियम को जल में रखना किस प्रकार का परिवर्तन है। जल में रखेंगे, जानते हैं कि सोडियम को जल में रखेंगे खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर से सोडियम प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सोडियम को जल में रखना यह भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। सोडियम को जल में रखना, जल में रखना, यह हो गया
इसी तरह से जिस तरह से हम लोग सोडियम को जल में रखे, सेम इसी तरह से फास्फोरस होता है। फास्फोरस को हम लोग कहते हैं कि फास्फोरस जल में सुरक्षित रहता है। लेकिन यदि वही फास्फोरस को जल के अलावा हम लोग किरोसिन में रखते, किरासन तेल में यदि फास्फोरस को रखेंगे तो वह फास्फोरस भी खत्म हो जाएगा। तो फास्फोरस का किरासन तेल में रखना, फास्फोरस का यहाँ इधर में लिख देते हैं, फास्फोरस का किरासन तेल में रखना, फास्फोरस का किरासन तेल में रखना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग कुछ उदाहरण देखे, एग्जाम्पल देखे रासायनिक परिवर्तन का। मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, किसी भी प्रकार के ईंधन का जलना, दूध से दही का बनना, किसी भी पदार्थ का किण्वन होना, किण्वन बोले तो सड़ जाना, लोहे पर जंग लगना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम को जल में रखना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। और आगे देखिए फास्फोरस को किरोसिन तेल में रखना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन को हम लोग अच्छी तरह से देख लें। अब रासायनिक परिवर्तन से एक जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है कि लोहे पर जंग लगना, कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है हम लोग जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनता है कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। एक तो हम लोग जान गए, एक क्वेश्चन तो यह बन गया कि यह रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। एक बात तो यह हम लोग जान गए कि लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अब इससे और क्वेश्चन बनता है कि लोहे पर जंग लगने का कारण क्या। लोहे पर जंग लगने का जब कारण पूछेगा तो कारण में हम लोग क्या बताएंगे, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति के कारण ही लोहे पर जंग लगता है। लोहे में जंग लगने का कारण क्या हो गया, ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। और इससे क्वेश्चन बनता है कि लोहे पर जंग लगने के बाद लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो हम लोग बताएंगे कि लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगने के बाद लोहे का भार बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जंग लगने के बाद लोहे की आयु क्या होगी। जब जंग लगेगा तो जंग लगने वाला लोहा तो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, वो तो खराब हो जाता है, तुरंत टूटने लगेगा, तो उसकी आयु घट जाता है। हम लोग लिखेंगे कि आयु घट जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जब अब लोहे की आयु घट जाएगा, जंग लगेगा, जंग लगने का कारण जान गया कि ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति के कारण है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, जंग लगने से लोहे की आयु घट जाता है। एक और बात जानेंगे कि जंग से बचाने के लिए क्या किया जाएगा। तो जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पर लेप चढ़ाते हैं, यानी कि लोहे का पेंटिंग कर देते हैं। और किस चीज से पेंट करेंगे, तो हम लोग पेंट करेंगे जिंक से। जिंक बोले तो जास्ता की लेप चढ़ाया जाता है। लोहे पर जिंक यानी कि जास्ता की लेप चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है, उसे जंग लगने से बचाने के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि लोहे पर जास्ता यानी कि जिंक की लेप चढ़ाना क्या कहलाता है। जिंक की लेप चढ़ाने की जो प्रक्रिया हुई उसे जस्तीकरण कहा जाता है। जस्तीकरण को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। लोहे पर जिंक की लेप चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाया, गैल्वेनाइजेशन। जस्तीकरण कहेंगे या गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। तो लोहे पर जंग लगने से कुछ और महत्वपूर्ण इफेक्ट था, और भी हम लोग जो महत्वपूर्ण फैक्ट था वह भी जान गए। लोहे पर जंग लगने से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट था वह जाने। क्या लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है, ऑक्सीजन और जल। बोले तो कहीं कहीं ऑक्सीजन और जल को ही नमी कहता है, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति।
जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। जंग लगने से लोहे की आयु घट जाता है। और जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोहे पर जिंक बोले तो जस्ता की लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता की परत चढ़ाया जाता है। और जस्ता की परत चढ़ाने की जो क्रिया होगा वह कहलाएगा क्या चीज, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। अब हम लोग को देखना है, अभी आगे पढ़ना है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को देख लिए। और पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में होने वाले जो परिवर्तन है इसको देख रहे हैं कि पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं में होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस अवस्था को देख रहा है, सॉलिड में हम जब देख रहे हैं सॉलिड को, तो ठोस अवस्था में क्या देखें कि ठोस को क्या किया जाए कि गर्म किया जाएगा। तो ठोस को गर्म करने पर वह क्या बनेगा, द्रव बनेगा। तो ठोस से द्रव बनने की जो क्रिया होगी, ठोस पदार्थ का द्रव में बदलने की जो क्रिया होगी वह गलन कहलाएगा। ठोस पदार्थ से द्रव बनता है, कैसे बनता है ये बात हम लोग जान गए कि ठोस को गर्म करेंगे तो गैस द्रव बनेगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। फिर गैस को ठंडा करेंगे तो पुनः वह द्रव बनेगा, द्रव को और ठंडा करेंगे तो पुनः वह क्या बनेगा, ठोस बनेगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ठोस को द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बनना, ठोस जब गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, और द्रव बनने के समय जो क्रिया होगी ठोस का द्रव में बदलने की जो क्रिया होगी वह क्रिया कहलाता है गलन। गलन को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग अंग्रेजी में मेल्टिंग कहेंगे, हिंदी में गलन कहते हैं। उसके बाद फिर द्रव से हम लोग ठोस बनाते हैं। तो द्रव से ठोस में जो परिवर्तन होगा, द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में जो परिवर्तन होगा वह क्या कहलाएगा, जमना कहलाएगा। जमना कहलाएगा या हिमनीकरण कहलाएगा, हिमनीकरण, हिमनीकरण। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में जमना ऑप्शन दे देगा, नहीं तो हिमनीकरण दे देगा। द्रव जो है, द्रव जमेगा, हिमांक या हिमनीकरण जब जम करके तभी वह ठोस में आएगा। तो ये द्रव से ठोस अवस्था, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की जो क्रिया होगी वह कहलाएगा जमना या हिमनीकरण, जिसे हम लोग फ्रीजिंग भी बोले। अब आगे देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना, तो द्रव को और गर्म किया जाएगा तो वह गैस बनेगा। तो द्रव से गैस अवस्था में जो बनने की क्रिया होगा वह क्या होगा, वाष्पीकरण। द्रव है जल, जल को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वह वाष्प बन करके ऊपर की तरफ उड़ेगा। तो वाष्पन की जो क्रिया होती है वही वाष्पन की क्रिया क्या कहलाता है, द्रव से गैस में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण बोले तो इवापोरेशन, इवापोरेशन वाष्पीकरण, या कभी कभी एग्जाम में वाष्पीकरण नहीं लिख करके इवापोरेशन लिख देगा। उस स्थिति में हिंदी अंग्रेजी वर्ड का उच्चारण हिंदी में कर देगा, यानी कि हिंदी में लिख देगा इवापोरेशन। इवापोरेशन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इवापोरेशन क्या, इवापोरेशन क्या है, तो द्रव का गैस में बदलना इवापोरेशन बोले तो वाष्पीकरण कहलाता है। पुनः हम लोग क्या करेंगे, गैस को फिर से द्रव ला सकते हैं, गैस को ठंडा करके क्या करेंगे, द्रव ले आएंगे। तो गैस को ठंडा करने की जो क्रिया हुई, गैस को ठंडा करने की जो क्रिया होगी वह क्या कहलाएगा, संघनन, संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संघनन। गैस से हम लोग देख लिए, गैस अवस्था को फिर से द्रव अवस्था में लाने की क्रिया संघनन, कंडेंसेशन कहेंगे इसको हम लोग, क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। यहाँ पर इस टॉपिक में खास करके जो हिंदी है उसका इंग्लिश भी जानना जरूरी है। एग्जाम में क्या बोले, इवापोरेशन लिख देगा, इवापोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन संघनन होता है। गैस को ठंडा करने के बाद वह जो द्रव में आएगा, गैस से द्रव में बदलने की क्रिया, गैस का द्रव में बदलने की क्रिया संघनन बोले तो कंडेंसेशन कहलाता है। फिर इसी तरह से हम लोग देखें, अभी देख लिए ठोस का द्रव में बनना, द्रव का ठोस में बनना, द्रव का गैस में बनना, गैस का द्रव में बनना। अब हम लोग देखते हैं ठोस का गैस में बनना। इससे पहले हम लोग खूब बढ़िया से जान गए कि कोई ठोस पदार्थ गैस तब बनेगा जब वह द्रव में परिणत होगा। पहले ठोस से द्रव बनेगा, उसके बाद द्रव से गैस बनेगा। लेकिन एक ऐसी भी क्रिया होती है कि ठोस बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैस में बदल जाए। ठोस का बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाने की क्रिया कहलाता है उधर्वपातन। यह ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होने की क्रिया कहलाता है उधर्वपातन। हम लोग उसको, इसका भी अंग्रेजी याद रखेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, उधर्वपातन बोले तो सब्लिमेशन, इसका अंग्रेजी में बोलेंगे हम लोग सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, परीक्षा में पूछ देता है सब्लिमेशन क्या है, या क्वेश्चन पूछ देगा कि ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, उधर्वपातन न लिख करके सब्लिमेशन ही हिंदी में लिख देगा।
तो अभी 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 आपको बताए कि जो हिंदी है उसका इंग्लिश भी जानना जरूरी है। तो जब ठोस कोई भी ठोस पदार्थ सीधे डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होगा तो यह परिवर्तन कहलाएगा उदरोपातन। फिर अब हम लोग गैस से पुनः आते हैं ठोस में। तो गैस से पुनः ठोस में आने की क्रिया, गैस से ठोस सीधे डायरेक्ट ठोस में आ जाना क्या निक्षेपण कहलाता है, डिपोजिशन। पदार्थ की चौथी अवस्था है और पांचवी अवस्था वो यहीं से प्राप्त हुआ है। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या था, प्लाज्मा। हम लोग पढ़े थे प्लाज्मा। प्लाज्मा जो देखे थे पदार्थ की चौथी अवस्था, यह यहाँ गैस से ही आया और गैस से ही पदार्थ की पांचवी अवस्था प्राप्त हुआ, बीईसी। बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो हम लोग देखे थे यहाँ पे, यह गैस को बहुत गैस को बहुत निम्न ताप, बोले तो 273 डिग्री सी पर ठंडा किया गया तो पदार्थ की यह पांचवी अवस्था प्राप्त हुई। गैस को बहुत अधिक ताप पर जब गर्म किया गया था पदार्थ की यह चौथी अवस्था प्लाज्मा प्राप्त हुआ था। अब यहाँ से फिर हम लोग को देखना है कि गैस से जो प्लाज्मा अवस्था जो प्राप्त किया, गैस से जब प्लाज्मा अवस्था में जो परिवर्तित हुआ तो यह परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाता है, यह कहलाता है आयनीकरण। आयनीकरण, आयनीकरण हो गया। गैस का प्लाज्मा में बदलना आयनीकरण कहलाता है, तो हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे आयनीजेशन। फिर हम लोग देख रहे हैं कि गैस का बीईसी में बदलना, गैस का बीईसी में बदलना, यह क्या हो रहा है, गैस को क्या किया जाता है, गैस को ठंडा किया जाता है, बहुत अधिक ठंडा किया जाता है। तो ठंडा करके जो प्राप्त किया गया था, ठंडा करने की क्रिया क्या कहलाया, संघनन। गैस को बहुत अधिक ठंडा करके जो बीईसी पदार्थ की जो पांचवी अवस्था प्राप्त किया गया, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि यह भी क्रिया क्या कहलाएगा, संघनन की क्रिया ही कहलाएगा। एक बात और अब हम लोग को जान लेना है कि कभी कभी एग्जाम में यह बात बहुत पूछता है, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया जो होती है कि पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब हम लोग को थोड़ा सा देख लेना है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज आता है। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण में जो सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसको देख लेते हैं एक बार। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण, कपूर का जलना। कपूर हो गया, गंधक हो गया, नौसादर हो गया, आयोडीन हो गया, शुष्क बर्फ हो गया और उसके बाद आता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, इस तरह से बेंजोइक अम्ल जो हो गया, इस तरह से हम लोग देख लिए ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के जो कुछ उदाहरण था वह देख लिए। आज की क्लास में हम लोग पढ़े पदार्थ की जो पांचवी अवस्था थी वो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तन। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं को अच्छा से देख लिए, पढ़ लिए। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे पदार्थ की रासायनिक अवस्था।